नमस्कार विद्यार्थियों, एनी स्टेशन पर एक नए टॉपिक के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो हम फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये टॉपिक से सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में लग रहे हैं, तो उनमें से जो है ये फर्स्ट ग्रेड में से मैंने ये राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है। अब यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, इसमें रेवोल्यूशन ऑफ 1857 देखेंगे। तो देखिए साथियों, इसमें ये जो ये इंडियन हिस्ट्री है उसमें भी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 है और राजस्थान में भी है। मतलब भारत और राजस्थान दोनों में जो 1857 की क्रांति आएगी फर्स्ट ग्रेड में, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम भारत और राजस्थान दोनों में देखेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है, 1857 की क्रांति ओनली भारत में देखेंगे। भारत में ये जो क्रांति है इसके करीब 2 से 3 पार्ट बन सकते हैं, लेकिन मैंने इस एक पार्ट में ही, एक वीडियो में ही आपको कंप्लीट मैटर प्रोवाइड करवाया है, तो थोड़ा धैर्य रखें और इसको ध्यान से देखें। देखिए, 1857 की क्रांति के पहले भारत में एक विद्रोह हुआ था। तो ये सन्यासी विद्रोह था। ये 1763 से 1800 तक चला था। शंकराचार्य के अनुयायी थे ये सन्यासी, गिरि संप्रदाय से संबंधित थे और ये विद्रोह बंगाल में हुआ था। ठीक है, और इसकी जानकारी आनंद मठ से मिली है, जिसके राइटर बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो यहाँ से जो है जानकारी मिली है कि सन्यासी विद्रोह हुआ था 1857 के पहले। ठीक है, तो अंग्रेजों के खिलाफ ये पहला विद्रोह माना जाता है, लेकिन ये वो ऑप्शन पे डिपेंड है कि अगर 1857 की क्रांति आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, नहीं तो 1857 की क्रांति के पहले कौन सा विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, वो था सन्यासी विद्रोह। कहाँ हुआ? बंगाल में। अब ये टॉपिक देख लेते हैं, 1857 की क्रांति भारत में। तो ईस्ट, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये 2 युद्ध हुए थे, अंग्रेजों ने भारत में ये 2 युद्ध किए थे, इसके बाद में इनके पैर जम गए थे भारत में। तो ये कौन से थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध किया था 1757 में। तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ उसमें अंग्रेजों को क्या मिल गया? बंगाल में टैक्स फ्री ये जो है ट्रेड करने लग गए, कर मुक्त व्यापार करने लग गए। ठीक है, उसके बाद में बक्सर का युद्ध किया इन्होंने 1764 में, और इससे इनको बंगाल पर पूरा अधिकार मिल गया। तो नेचुरल है, जब बंगाल पर पूरा अधिकार मिल गया बक्सर के युद्ध के बाद में, तो इनके धीरे धीरे जो है विल पावर बढ़ती गई और ये पूरे भारत पर राज्य करने के लिए अपना विस्तार करने लगे। ये आप जानते हैं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है 1857 की क्रांति को। और किसने कहा था? वीर सावरकर साहब ने कहा था। तो क्रांति के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। और क्रांति का जो मूल कारण बताया जाता है वो है 1757 से 1857, ये 100 वर्षों तक का जो अंग्रेजी कुप्रशासन था ये जिम्मेदार था। इसी के कारण 1857 की क्रांति भारत में हुई थी। अब 1857 की क्रांति के कारण देखेंगे तो इन कारणों में राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, तो ये कारण रहे थे। इसमें जो है पहला कारण हमने राजनीतिक कारण लिया है। राजनीतिक कारण का देखिए, यहाँ थोड़ा समझिए आप। राजनीतिक कारण का मतलब होता है सरकार से संबंधित, मतलब अंग्रेजों से संबंधित और राजाओं से संबंधित, जो मुख्य बने हुए थे, जो मुख्य राज कर रहे थे भारत पे, उनसे संबंधित राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण राजाओं से संबंधित, राजा के खिलाफ ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई अंग्रेजों ने जिससे राजा नाराज हो गए और 1857 की क्रांति हुई, उसमें इन्वॉल्व हुए और अंग्रेजों का विरोध किया। तो राजनीतिक कारणों में देखिए 2-3 जो है इनकी पॉलिसी थी अंग्रेजों की। ये है वेलेजली की सहायक संधियां। पहला है वेलेजली की सहायक संधि, दूसरा है डलहौजी की गोद निषेध नीति जो 1848 में लेके आया था वो, और तीसरा है देखिए अधीनस्थ पार्थक्य की नीति लॉर्ड होर्डिंग्स लेके आया है। तो इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं हम। तो वेलेजली की सहायक संधियां, इन्हीं को सब्सिडरी अलायंस कहते हैं इंग्लिश में। तो 1798 से 1805 तक जो है गवर्नर जनरल रहा था भारत का वेलेजली। 1805 से जो है 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल रहा था। ठीक है, अब जैसे ये गवर्नर जनरल बना 1798 में, इसने भारत में सहायक संधियां अप्लाई कर दी, लागू कर दी। ये सहायक संधियां इसके खुद के माइंड का खेल नहीं था। इसके पहले जो फ्रांसीसी डुप्ले था, फ्रांसीसी डुप्ले ने लागू कर दी थी ये सहायक संधियां। तो इसी को इसने कॉपी किया और भारत में लागू कर दिया वेलेजली ने ये सहायक संधियां। उद्देश्य क्या था?
कंपनी की शक्ति और फौज में वृद्धि। तो अभी मैंने बताया कि बंगाल पर पूरा अधिकार हो गया था। अब इतनी सी फौज से पूरे भारत को तो कवर कर नहीं सकते थे, तो अब कंपनी की शक्ति बढ़ाएंगे। कंपनी की शक्ति पैसे से और फौज से दोनों से बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, क्यों बढ़ाएंगे? ये देखिए मैंने इधर लिखा है क्यों, क्योंकि एक तो नेपोलियन का खतरा था इन्हें कि ये भारत को भी कवरेज दे सकता है, नेपोलियन, ठीक है, कवर कर सकता है। दूसरा, यहाँ भारत को स्वतंत्र कराने के लिए मराठे अड़े हुए थे। तो नेपोलियन और मराठे दोनों ही इन दुश्मनों से लड़ने के लिए अंग्रेजों ने अपनी कंपनी की शक्ति और फौज में वृद्धि करने के लिए सहायक संधियां, सब्सिडी अलायंस अप्लाई करना चालू कर दी। शर्त क्या थी इन वेलेजली की सहायक संधियों की? देखिए, राजा पड़ोसी या विदेशी से संबंध नहीं रखेगा। एक बार मैं पढ़ देती हूँ। रखेगा तो अंग्रेजों को पूछ कर रखेगा। सहायक संधि करने वाले राज्य में अंग्रेजी फौजें होंगी, उसका खर्च राजा उठाएगा। किसी राजा या राज्य में अगर लड़ाई हो जाती है तो मध्यस्थ अंग्रेज होंगे। राजा अपने राज्य से पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी को बाहर करेगा। रियासत में एक अंग्रेज रेजिडेंट होगा और इसके बदले अंग्रेज बाहरी और आंतरिक संकट से रक्षा करेंगे। इतनी इजी है कि आप समझ गए होंगे, मैं क्लियर कर देती हूँ। सब्सिडी अलायंस के अकॉर्डिंग वेलेजली ने अप्लाई किया सभी राजाओं पर कि पड़ोसियों से कोई संबंध नहीं रखेंगे। तो देखिए, उनको उनकी एकता को भंग कर दिया, ठीक है, उनको अकेला कर दिया कि आपका जो रिलेशन है हमसे ही होना चाहिए, और अगर आप पड़ोसी से रिलेशन रखते हो तो हमें पूछोगे, मध्यस्थ बनाओगे हमें। और अगर आप हमारी सहायक संधियों में आते हो, कोई भी राजा अगर अंग्रेजों से सहायक संधि करता है तो अंग्रेज फौज होगी वहां पर, उस राजा के राज्य में अंग्रेज फौज जरूर होगी, ठीक है। और उस अंग्रेज फौज का खर्चा कौन उठाएगा? राजा। वो जो राज्य है जिसमें अंग्रेजी फौजें हैं वो राज्य या राजा उसका खर्चा उठाएगा। किसी भी राजा या पड़ोसी से अगर किसी राजा का मतभेद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो मन से नहीं उसको जो है ग्रुप बनाओगे, मन से उसका सॉल्यूशन नहीं करना है, मध्यस्थ अंग्रेज होंगे, अंग्रेजों के द्वारा ही वो सॉल्यूशन होगा। अब अंग्रेजों के दुश्मन देखिए, ये 3 जातियां ही थी, ये भी बाहर से ही आई थी। इन चारों में जो है अंग्रेज ही जीते थे यहाँ पर भारत में, तो ये थोड़ी डाउन पड़ गई थी, लेकिन फिर भी ये अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ ही रही थी भारत में अपना राज्य स्थापित करने के लिए। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया। ये जातियां भी, इन्होंने भी खूब स्ट्रगल किया था भारत को गुलाम देश बनाने में। तो पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी, तो देखिए यहाँ से अपने दुश्मनों का इन्होंने सफाया कर दिया कि जो राजा हमारे अधीनस्थ होगा, हमारी अधीनता स्वीकार कर रहा है, वो पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी को अपने राज्य में नहीं रखेगा, उसको खदेड़ देगा, ठीक है। और राजा के पास एक अंग्रेज रेजिडेंट होगा, ठीक है, एक अंग्रेज ऑफिसर होगा वहां पे उसके राज दरबार में, उसका प्रभाव राजा से भी अधिक हो गया था। और इन सभी शर्तों के बदले में जो अंग्रेज है बाहरी और आंतरिक रूप से जो है उस राज्य की रक्षा करेंगे। इसका परिणाम देख लीजिए। परिणाम, तो सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने की। तो ये वेलेजली की जो सहायक संधियों में, सब्सिडी अलायंस में सबसे पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद। और हैदराबाद के निजाम ने की। उसके बाद में राजस्थान के अनेक रियासतों ने जो है सहायक संधियां की अंग्रेजों से। ये वो तो थी वेलेजली की सहायक संधियां। उसके अकॉर्डिंग जो है कई रियासतों को अपने अधीन बना लिया। फिर देखिए दूसरा, डलहौजी की गोद। अब उसमें ऑब्जेक्शन क्यों हुआ राजाओं का? क्योंकि अधीन बना लिया और इंटरनल और आउट दोनों तरफ से अंग्रेजी फौजें काम कर रही है, तो राजा का जो है प्रभाव न के बराबर था, इसलिए राजा विरोध में आ गए। दूसरा है डलहौजी की गोद निषेध नीति। तो डलहौजी ने गोद निषेध नीति 1848 में चलाई थी। इस गोद निषेध नीति के कई नाम है, देखिए, विलय की नीति, व्यापकगत सिद्धांत और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स गोद निषेध नीति, इसके अलावा विलय की नीति और व्यापकगत सिद्धांत भी इसे ही कहते हैं, गोद निषेध को ही कहते हैं। 1848 में अप्लाई किया था। किसने किया था? डलहौजी ने। देखिए शर्त क्या क्या रखी। बच्चा गोद नहीं लोगे, मतलब किसी भी राजा के अगर खुद का बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है स्पेशल, ठीक है, मेल चाइल्ड नहीं है, तो वो गोद नहीं ले सकता। दूसरा, अगर जीवित उत्तराधिकारी नहीं है किसी राजा के, तो राज्य अंग्रेज हड़प लेंगे। और अगर किसी भी राज्य में शासन अच्छा नहीं चला पा रहा है कोई राजा, तो कुप्रशासन के आधार पर भी अंग्रेज जो है उस राज्य को हड़प लेंगे। ये शर्तें थी डलहौजी की गोद निषेध नीति के अंतर्गत, ठीक है। इसी शर्त के अंतर्गत झांसी जो है, अवध, ये सब आ गए थे। तो कौन कौन से राज्य हड़पे इन्होंने इस गोद निषेध नीति के अंतर्गत? देखिए, पहला है सतारा। तो ये बहुत बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि डलहौजी की गोद निषेध नीति के अंतर्गत पहला राज्य
कौन सा लिया अंग्रेजों ने? सतारा, महाराष्ट्र में पड़ता है, 1848 में। जैसे ही अप्लाई की इस नीति को 1848 में, पहले सतारा को ही ले लिया। उसके बाद में 1839 को जैतपुर और संबलपुर को ले लिया। फिर 1852 को उदयपुर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1852 में उदयपुर को ले लिया। फिर 1854 में झांसी और नागपुर को ले लिया, और तंजौर और अरकोट को 1855 में ले लिया, और अवध को 1856 में कुप्रशासन के आरोप लगाकर ले लिया। तो आप एक या दो बार इसको रिपीट कीजिएगा, ये क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए अवध के बारे में, ये देखिए वाजिद अली शाह था, अवध का वाजिद अली शाह था यहाँ का शासक। तो 1856 में यहाँ पर कुप्रशासन का आरोप लगा दिया कि भाई यहाँ पर तो उत्तराधिकारी वगैरह सब थे, लेकिन वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर हटा दिया। और फिर बाद में यहाँ पर हजरत महल शासिका बनी थी अवध की, ठीक है। और 1857 की क्रांति में अगर सबसे अधिक सैनिक थे वो भी अवध के ही थे। इसके अलावा इससे देखिए ये रियासतें सारी नाराज हो गई, ठीक है। और इसके अलावा राजाओं की पेंशन और उपाधियों का भी अंग्रेजों ने अंत कर दिया था, तो भी फिर राजा विरोध में आ गए इनके। फिर तीसरी नीति अपनाई अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, ये लॉर्ड होर्डिंग्स ने अपनाई थी। 1813 से 1857 तक अपनाई थी ये अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। इसमें पड़ोसी पड़ोसी को पृथक कर दिया, अधीनस्थ पार्थक्य के अधीन आप पड़ोसी पड़ोसी दूर रहेंगे, ठीक है, ग्रुप नहीं बनेगा। राज्यों को अपने अधीन बनाया लॉर्ड होर्डिंग्स ने, और उनको एक नहीं होने दिया, ठीक है। इससे जो है इनको थोड़ी मजबूती मिल गई, इनका क्षेत्र विस्तार हो गया। अब ये तीन प्रकार के राजनीतिक कारण रहे हैं। देखिए आजकल आरपीएससी मोटे तौर पर क्वेश्चन नहीं पूछती है, बहुत डीप जाकर क्वेश्चन पूछती है। तो प्लीज आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर इस वीडियो को देखिए। आपकी भारत में जो 1857 की क्रांति है वो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ओके। तो अंग्रेजों का लाभ देखेंगे कि तीन प्रकार के राजनीतिक कारणों में इन्होंने तीन पॉलिसी अपनाई थी। तो अंग्रेजों का क्या फायदा था इसमें? देखिए अंग्रेजों का फायदा, देसी रियासतों के खर्च पर बड़ी फौज संभव हुई, तो राजनीतिक उद्देश्य पूरे हुए, ठीक है। तो हमने देखा था कि जिस राजा के यहाँ पर जो राजा अधीनता स्वीकार करता है, जिस राजा के यहाँ पर अंग्रेजी फौज रहेगी और उस फौज का खर्चा कौन उठाएगा? वो रियासत उठाएगी, राजा उठाएगा। तो इनको तो फ्री में जो है उनको अपनी अंग्रेजी फौज बढ़ाने में सहायता मिल गई, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी फौज को बढ़ाने लगे और इससे इनके राजनीतिक उद्देश्य पूरे हो गए। राजनीतिक उद्देश्य मतलब इनका क्षेत्र विस्तार का उद्देश्य पूरा हो गया, भारत पे अधिक से अधिक कवरेज का उद्देश्य इनका पूरा हो गया। दूसरा है सहायक संधि के कारण देशी रियासतों की आर्थिक व्यवस्था खराब हुई, ठीक है। तो सहायक संधियां की तो फौजें रखी, फौजों को खर्च उठाने की जिम्मेदारी देशी रियासतों की थी, और देशी रियासतों पर जब इतना फौज का खर्चा पड़ा तो इनकी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा गई। फिर इसके बाद में देखिए बर्मा और पंजाब को सैनिक कार्रवाई करके अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। यह आरपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि किन क्षेत्रों को सैनिक कार्रवाई से मिलाया था अंग्रेजों ने? बर्मा और पंजाब को। फिर है मैसूर का जो चौथा और आखिरी युद्ध हुआ था वो लॉर्ड वेलेजली के समय में हुआ था। तो 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया था। नेचुरल है, मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1799 में ही तंजौर कंपनी का हो गया। सूरत व कर्नाटक पर अधिकार कर लिया। तो देखिए कितने बड़े क्षेत्र पर इन संधियों के माध्यम से अंग्रेज जो है अधिकार करने में सक्षम हो गए। उसके बाद में देखिए वेलेजली ने हस्तक्षेप की नीति को त्याग दिया था और सहायक संधियों के नाम पर कंपनी की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर दी थी। तो कंपनी की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ करने का सबसे ज्यादा श्रेय जाता है वेलेजली को। ये तो थे राजनीतिक कारण। इनकी संधियों के कारण राजा नाराज हो गए और 1857 की क्रांति की। अब है आर्थिक कारण, पैसे से संबंधित कारण। तो पैसे से संबंधित क्या कारण रहे कि जनता और राजा सभी परेशान हो गए और अंग्रेजों का विरोध किया। आर्थिक कारणों में देखिए अंग्रेजों ने भू राजस्व या टैक्स तीन प्रकार से लिया। किसानों से तीन प्रकार से टैक्स लिया इन्होंने। एक तो स्थायी बंदोबस्त, एक रेयतवाड़ी प्रथा और एक महालवाड़ी प्रथा। तो इन तीनों को समझ लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त का अन्य नाम है परमानेंट सेटलमेंट। स्थायी मतलब परमानेंट, तो परमानेंट सेटलमेंट। और जमींदारी व्यवस्था, बिस्वेदारी व्यवस्था, इस्तमरारी व्यवस्था और मालगुजारी व्यवस्था, ये स्थायी बंदोबस्त के नाम थे। अब ये स्थायी बंदोबस्त क्या था? देखिए बंदोबस्त होता है व्यवस्था मतलब कॉन्ट्रैक्ट। तो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट था ये टैक्स लेने का, जमीन का टैक्स लेने का परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट था।
आर्थिक कारणों में जमीन के टैक्स ही आएंगे। क्यों? क्योंकि पहले कमाई का जो सोर्स था वो जमीन ही थी। मतलब यहाँ पर भारत में क्या था, या तो फसलें थी या वनस्पति थी, और उसको ग्रो कौन कर रहा था? किसान कर रहे थे। तो टैक्स भी किसान देंगे। तो किसानों से टैक्स लेने के लिए इन्होंने 3 बंदोबस्त किए, मतलब 3 कॉन्ट्रैक्ट किए। कभी जमींदारों से किए, कभी किसानों से किए। ठीक है, तो यह है स्थायी बंदोबस्त। कॉर्नवालिस ने 1793 में शुरू किया था बंगाल से। तो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल से चालू की थी। टैक्स लेने के लिए यहाँ जमीन का मालिक जमींदार को बनाया। तो देखिए यहाँ पर जो जमीन का मालिक है किसान था पहले। अब ये स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था करने पर अंग्रेजों ने ये जमीन किसे दे दी? जमींदार के अंडर में दे दी। मतलब जमीन का मालिक जमींदार बन गया और किसान किराएदार बन गए। ठीक है, अब किसान क्या करेगा? जमीन किराए पर लेगा। भाई घर चलाने के लिए, पेट भरने के लिए बेचारा जमीन बोएगा। अब वो खुद की ही जमीन का किराएदार हो गया। अब वो जमीन जमींदार से किराए पर लेगा, उसके बदले में किराए देगा। किराए क्या देगा? टैक्स देगा जमीन का। जो उपज करेगा वो टैक्स के रूप में देगा। कितनी? जमींदार 10/11 तो अंग्रेजों को देगा। जितना भी किसानों से ले रहा है उसका 10/11% तो अंग्रेजों को देगा, और 1/11 खुद रखेगा जमींदार। ये व्यवस्था कर दी इन्होंने। ठीक है, यहाँ बंदोबस्त मीन्स मैंने बता दिया, बंदोबस्त या व्यवस्था या कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी कह दो। और ये सारा काम इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किससे किया था? जमींदार से किया था। तो यहाँ से देखिए बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। स्थायी बंदोबस्त में कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया गया? जमींदार के साथ। स्थायी बंदोबस्त में जो है अंग्रेजों को टैक्स के रूप में दिया गया 10/11 भाग। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त में जमीन का मालिक कौन था? जमींदार। किराएदार कौन बन गए? किसान। कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल से शुरू की थी। ठीक है, क्लियर। रैयतवाड़ी प्रथा, थोड़ा यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि देखिए अंग्रेज जमींदार से टैक्स लेंगे, जमींदार किसान से लेगा, किसान टैक्स जमींदार को देगा, जमींदार अंग्रेज को देंगे। ठीक है, तो ये व्यवस्था कहाँ पर थी? जमींदार को मीडिएटर बना दिया गया अंग्रेज और किसानों के बीच का। ये थी स्थायी बंदोबस्त में ये व्यवस्था थी। अब है रैयतवाड़ी प्रथा। रैयत मतलब किसान होता है। ठीक है, रैयत किसे कहा जाता है? किसान को कहा जाता है। तो ये रैयतवाड़ी प्रथा जो है कर्नल रीड ने चालू की थी। वो किसने की थी? स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने की थी, बंगाल से चालू की थी। ये रैयतवाड़ी प्रथा कर्नल रीड ने चालू की थी, 1792 में चालू की थी। ये मद्रास के 12 महल जिले से लागू की थी कर्नल रीड ने। ठीक है, और पूरे मद्रास में अगर रैयतवाड़ी प्रथा को लागू करने का श्रेय टॉमस मुनरो को जाता है। टॉमस मुनरो ने पूरे मद्रास में लागू कर दी थी, और कर्नल रीड ने इसे मद्रास के 12 महल जिले में लागू किए थे। इसमें क्या हुआ? वही है, कॉन्ट्रैक्ट का ही प्रकार है, टैक्स का ही प्रकार है। तो टैक्स जमींदार से न करके सीधा किसान से किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर रैयत कौन सी प्रथा में जो है जमींदार को हटाकर किसान से सीधा टैक्स लिया गया, तो वो थी रैयतवाड़ी प्रथा। उपज का तीसरा हिस्सा 1/3 टैक्स के रूप में अंग्रेजों को दिया इन्होंने, किसानों ने। तो 1/3 33% जो है किसान अंग्रेजों को दे देते थे टैक्स के रूप में रैयतवाड़ी प्रथा में। और मद्रास, बम्बई व असम, इन तीनों में रैयतवाड़ी लागू हुई थी। ठीक है, मद्रास, बम्बई और असम में। अब है महालवाड़ी प्रथा। महाल मतलब होता है गांव या ग्राम। ठीक है, तो क्लियर हो गया यही महालवाड़ी प्रथा। अब कॉन्ट्रैक्ट किससे हो रहा है? गांव से। पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था स्थायी बंदोबस्त में जमींदार से, फिर दूसरा रैयतवाड़ी में हुआ था किसान से। अब महाल मतलब गांव से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये किसने चालू की महालवाड़ी प्रथा? होल्ड मैकेंजी ने 1819 में शुरू की, और 1822 में इसको कानूनी रूप दे दिया, लीगल रूप दे दिया। तो होल्ड मैकेंजी की थी 1819 से। अब इसमें क्या हुआ? लगान की इकाई महाल या गांव को माना गया। ठीक है, तो कौन सी व्यवस्था थी जिसमें लगान की इकाई गांव या महाल को माना गया? वो थी महालवाड़ी प्रथा। सारे गांव के लोग साथ में कर देंगे। ठीक है, और इस सारे गांव में एक लंबरदार बना दिया। लंबरदार सुना होगा आपने वर्ड, तो लंबरदार गांव के मुखिया को कहते हैं। तो गांव के मुखिया बना दिया गया लंबरदार नाम से, पोस्ट से। और ये सारे गांव वाले इस लंबरदार को देंगे टैक्स, और ये लंबरदार किसको देगा? अंग्रेजों को देगा। फिर है कितना टैक्स लेते थे? महालवाड़ी प्रथा में सबसे ज्यादा टैक्स था, 80% तक टैक्स ले रहे थे ये महालवाड़ी प्रथा में। इस कर व्यवस्था से किसानों में असंतोष हुआ। ये 3 प्रकार की जो कर व्यवस्था थी, इससे किसान जो है बहुत शोषित हो गए, असंतोष उत्पन्न हो गया।
और इसके साथ साथ इन्होंने देश में जो छोटे मोटे हस्तशिल्प चल रहे थे, कुटीर उद्योग चल रहे थे, उनको भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। ठीक है, इस कारण किसान भी विरोध में आ गए। ये थे आर्थिक कारण। अब है सामाजिक और धार्मिक कारण। तो भारतीयों को हेय दृष्टि से देखते थे, है ना, नीची दृष्टि से देखते थे, अपनी तुलना में जो है भारतीयों को हीन समझते थे अंग्रेज। ट्रेनों में भी इन्होंने भारतीय डिब्बे अलग कर रखे थे और अपने डिब्बे अलग कर रखे थे। अंग्रेजों का फैसला अंग्रेज ही जज करते थे। अगर किसी अंग्रेज ने गुनाह कर दिया तो अंग्रेज जज ही उसको थोड़ी बहुत सजा देकर फ्री कर देते थे। और हाईएस्ट जो पोस्ट थी उस पर अंग्रेजों की नियुक्ति होती थी, भारतीयों की नहीं होती थी। फिर भारतीयों को प्रमोशन नहीं देते थे। ठीक है, ये समाज के साथ साथ ये धर्म के कारण देखिए, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे ये लोग। स्कूलों में बच्चों को बाइबलें बांट रही थी, मूर्ति पूजा का उपवास उड़ाते थे। ठीक है, हंसी उड़ाते थे मूर्ति पूजा पर। और चर्च की भूमि, जो ईसाई धर्म के लिए अपने चर्च की भूमि फ्री में दे रहे थे, अपने मंदिर मस्जिदों पर टैक्स लगा रहे थे। तो ये भी कारण थे 1857 की क्रांति के। इसके साथ भारतीयों में धर्म नष्ट होने का भय उत्पन्न हो गया। अब भारतीय जनता जो है अनपढ़ ज़्यादा थी। अब उन्होंने सोचा कि ये इस प्रकार से ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो हमारा हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, इसलिए भी विरोध हुआ। इसके साथ ही देखिए, कई यहाँ पर परंपराएं थी, कई यहाँ पर प्रथाएं थी जिस पर बैन अंग्रेजों ने लगाया। हालांकि वो हमारे फेवर में थी, लेकिन हमारी अनपढ़ जनता को नहीं समझ में आता था कि ये फेवर में है। उन्हें ये समझ में आता था कि ये उनके रीति रिवाज है, वो पीढ़ियों से फॉलो करते आ रहे हैं, और इन्होंने बैन किया और उस पर जो है सजा वगैरह लगा दी। तो बैन करने से उनके मन में कहीं ना कहीं ये भावना घर कर गई कि ये हमारी रीति रिवाज या परंपराओं के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो देखिए, सती प्रथा 1829 में विलियम बेंटिंग ने रोक लगा दी थी। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन के प्रयासों से। फिर है विधवा पुनर्विवाह एक्ट आ गया था 1856 में। फिर धार्मिक अयोग्यता अधिनियम ये आ गया था। इसमें अगर पुत्र ईसाई धर्म ग्रहण करता है तो पिता द्वारा संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था। अंग्रेजों ने इस पर इसके नाम से रोक लगा दी, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, कि अब अगर ईसाई धर्म ग्रहण करता है लड़का तो पिता अपनी संपत्ति से उसको बाहर नहीं कर सकता। ईसाई धर्म के फेवर में जाकर उन्होंने ये धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पास कर दिया। तो इन चीजों से भी भारतीयों के मन में असंतोष उत्पन्न हो गया। अब देखिए, सैनिक कारण देखेंगे। सैनिक असंतोष का मुख्य कारण था 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने सामान्य भर्ती अधिनियम पारित किया था। उसमें जो नए सैनिक आ रहे हैं उनको आवश्यकता अनुसार वो कहीं पर भी भेज सकते हैं। अंग्रेज उन हमारे भारतीय सैनिकों को कहीं पर भी भेज सकते हैं। तो इससे भी भारतीय सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हो गया। इसके साथ साथ इनको कम वेतन वगैरह भी दिए जाते थे। ये भी कारण था सैनिक असंतोष का। फिर तात्कालीन कारण क्या था कि क्रांति जो है तुरंत चालू हो गई। एनफील्ड राइफल आई थी, 1856 में आई थी। ठीक है, गाय व सुअर की चर्बी भरे कारतूस लगे थे इसमें। मतलब इस एनफील्ड राइफल में कारतूस भरने से पहले, गोलियां लगाने से पहले उनको उन कारतूसों को दांत से काटना पड़ता था। ठीक है, अब ये गाय हिंदू धर्म और सुअर मुस्लिम धर्म, ये दोनों हर्ट हो रहे थे। इसके कारण भी सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हो गया। अब इसके विरुद्ध में क्या हुआ? 19वीं नेटिव इन्फेंट्री थी बुरहानपुर में, बुरहानपुर बैरक की थी ये। ठीक है, 26 फरवरी 1857 को कारतूस यूज करने से मना कर दिया इन्होंने। फिर है बैरकपुर छावनी कलकत्ता में थी, बंगाल में, ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, इन्होंने भी मना कर दिया। देखिए, सबसे पहले 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने मना कर दिया था। बुरहानपुर बैरक की थी 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, इन्होंने 26 फरवरी को ही मना कर दिया था 1857 को। लेकिन यहाँ बैरकपुर छावनी कलकत्ता जो बंगाल में है, तो बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री ने मना किया था। लेकिन यहाँ मंगल पांडे वाला केस हुआ था, इसलिए क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी। मना 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी किया था, लेकिन पूर्ण रूप से ऑब्जेक्शन किया 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बंगाल, ये मंगल पांडे वाले। अब वो तात्कालिक कारण थे नेटिव इन्फेंट्री वाले। अब अन्य कारणों में देखो, अंग्रेजी माध्यम से, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे थे तो वो गलत था। हमारी हिंदी जो डाउन हो रही थी, मैकाले की शिक्षा पद्धति इन्होंने लागू कर दी थी। 1853 में रेल लाइन बिछाई थी बम्बई से थाने तक। 1853 में टेलीग्राफ लाइन लगा दी थी, कलकत्ता से आगरा तक लगा दी थी टेलीग्राफ लाइन। फिर तार व्यवस्था, डाक टिकटों का प्रारंभ कर दिया था, मंदिर मस्जिदों पर टैक्स लगा रहे थे। तो ये भी क्रांति के कारण रहे थे। अब हम देखते हैं क्रांति का प्रारंभ। तो क्रांति का प्रारंभ कैसे होता है? नाना साहब पेशवा थे। ठीक है,
इन्होंने एक पुत्र गोद ले रखा था, बाजीराव द्वितीय को। ठीक है, तो नाना साहब पेशवा मराठा थे, तो बाजीराव सेकंड को गोद ले रखा था। तो इन्होंने अजीमुल्ला, इसका सलाहकार था नाना साहब पेशवा का, तो अजीमुल्ला को इंग्लैंड भेजा पेंशन के लिए। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इनकी पेंशन बंद कर रखी थी नाना साहब पेशवा की। कुछ समय तक तो पेंशन पे इनको भेज दिया था कि तुम्हारा तो जो है पुत्र जो है गोद लिया हुआ है, खुद का पुत्र नहीं है, इसलिए नाना साहब का जो राज्य है वो हड़प लिया था और इनको पेंशन पे बिठा दिया था। कुछ समय बाद में पेंशन भी बंद कर दी। अब नाना साहब परेशान हो गए, अजीमुल्ला को भेजा इंग्लैंड पेंशन की बात करने के लिए। तो अजीमुल्ला और रंगाजी बापू, इन्होंने 1857 की क्रांति की योजना इंग्लैंड में बैठ के बनाई थी। अजीमुल्ला और रंगाजी बापू ने मिलकर इंग्लैंड में ही 1857 की क्रांति की योजना बना ली। उसके बाद में इस योजना को यहाँ भारत में आकर इन्होंने मूर्त रूप दिया, गंगा के किनारे बिठूर में, गंगा किनारे बिठूर में इनको मूर्त रूप दिया। इस योजना में इन्होंने इसकी डेट फिक्स की क्रांति की 31 मई और प्रतीक बनाए चपाती और फूल को प्रतीक बनाया। क्रांति का नेता किसे बनाया गया? बहादुर शाह सेकंड को बनाया गया। सबसे उम्रदराज थे। क्वेश्चन यहाँ ऐसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति में सबसे बुजुर्ग आदमी था वो बहादुर शाह जफर सेकंड ही था। ये अंतिम मुस्लिम बादशाह था, अंतिम मुगल बादशाह था। फिर है नेतृत्व किया था बख्त खां ने। बख्त खां ने पूरी क्रांति का नेतृत्व किया था। और ये बख्त खां कौन था? इसका सलाहकार था, इसका सेनापति था, सलाहकार था बहादुर शाह सेकंड का। ठीक है, तो क्रांति का नेता था बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह जफर, और नेतृत्व किया था बख्त खां ने। देखिए, ये फैक्ट हैं जो मैंने अलग से लिख दिए हैं ताकि ये हमारे ध्यान में रहे। तो 1857 की क्रांति में गवर्नर जनरल था कैनिंग, ये मैंने शुरू में भी बता दिया आपको। तारीख थी 31 मई फिक्स थी, और चालू कब हो गई? 10 मई को ही हो गई। क्रांति से पहले सेनापति था अपने भारत में एनिसन, और क्रांति के बाद सेनापति, जब 1857 की क्रांति छिड़ गई तब उसके बाद में जो है सेनापति हुआ कैपवेल। सारे भारत में से विद्रोह ही इसी बंदे ने दबाया था, कैपवेल ने। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर क्रांति चालू हो रही है, उसके लिए ये जो 2 बगावतें हुई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो पहली बगावत और दूसरी बगावत, अभी मैंने बताया आपको, पहली बगावत 19वीं नेटिव इन्फेंट्री जो बुरहानपुर में पड़ती है उसने ही कर दी थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? 26 फरवरी 1857 में कर दी थी, लेकिन इन्होंने, अंग्रेजों ने इन्फेंट्री को भंग कर दिया था, तो ये बात यहीं दब गई थी। और दूसरी बगावत देखो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में हुई। ये 34वीं इन्फेंट्री थी, ये बंगाल की थी। ठीक है, क्रांति की पहली घटना है ये, और क्रांति यहीं से शुरू हुई है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें सिर्फ ऐसे पूछा जाए कि क्रांति की जो है 1857 की क्रांति में एनफील्ड के लिए जो एनफील्ड राइफल आई थी उसके लिए जो विरोध है वो पहला कहाँ से हुआ? वो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने किया। लेकिन क्रांति की शुरुआत किससे मानी जाती है? ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री है। क्लियर? ये 29 मार्च 1857 को विरोध कर रही है, ये मंगल पांडे वाली है। ठीक है, बंगाल की बैरकपुर छावनी वाली। तो ये जो 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर कलकत्ता में थी, इसका एक सैनिक था मंगल पांडे। ठीक है, ये कहाँ के थे? बालिया गांव यूपी के थे, ब्राह्मण थे। जब इनको उन एनफील्ड के बारे में पता चलता है कि इसमें गाय और सुअर से की चर्बी से भरे से लगे हुए कारतूस हैं, तो मंगल पांडे ने 10 अप्रैल 1857 को जो है उस पिस्टल का यूज करने से मना कर दिया। ठीक है, और कारतूसों को मुंह से लगाने से मना कर दिया। धर्म आहत हो रहा था इनका। तो 10 अप्रैल 1857 को लेफ्टिनेंट बॉग, कहीं पर बाग भी लिखा हुआ आता, उसको गोली मार दी। ये बाग घायल हो गया। अंग्रेजों ने 34वीं इन्फेंट्री को भंग कर दी तुरंत, और मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हुई। इंपॉर्टेंट, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हुई। किस जज ने फांसी की सजा सुनाई? तो हुक था, हुक। ठीक है, अब है क्रांति का प्रसार। उसके बाद में देखिए क्रांति भड़क उठती है। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी है, जब इनको पता चलता है मंगल पांडे को फांसी वगैरह दे दी गई। ठीक है, तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के जो भारतीय सैनिक थे इन्होंने विद्रोह कर दिया, और ये 12 मई यहाँ से विद्रोह करके ये 12 मई को जाकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। देखिए इन्होंने, और दिल्ली पर अधिकार करके इन क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर सेकंड को जो है वहाँ का सम्राट घोषित कर दिया, भारत का सम्राट घोषित कर दिया। ये उर्दू शायर था जफर।
और वहां पर दिल्ली में अंग्रेजी शस्त्रागार का कार्यवाहक था लेफ्टिनेंट विलोबी, उसको हरा दिया, सारे शस्त्र वगैरह पर अधिकार कर लिया। ठीक है, दिल्ली पर राज हो गया अपने क्रांतिकारियों का। लेकिन दिल्ली पर पुनः अंग्रेजी अधिकार हो गया, जॉन निकोलसन ने कर लिया 20 सितंबर 1857 को। तो दिल्ली पर पुनः अधिकार किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? जॉन निकोलसन, 20 सितंबर 1857 को। देखिए, निकोलसन और हडसन दोनों का नाम दिल्ली से आता है कि निकोलसन की मृत्यु के बाद में यहाँ पर हडसन आ गया था, तो कंफ्यूज नहीं होना है, निकोलसन और हडसन दोनों दिल्ली से जुड़े हुए हैं। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे के पास से आधी रात को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्हें रंगून की जेल में भेज दिया गया गिरफ्तार करके बहादुर शाह जफर को। म्यांमार में है ये, और म्यांमार में ये देखिए मैंने थोड़ा ऐसे नॉलेज फैक्ट लिख दिया है। म्यांमार की वर्तमान राजधानी नेपेते है, तो म्यांमार में भेज दिया गया। उस समय इसको बर्मा कहते थे, तो बर्मा की रंगून जेल में भेज दिया। बर्मा की राजधानी हुआ करती थी रंगून, और यहाँ रंगून में ही इनका मकबरा बना हुआ है। बहादुर शाह जफर के साथ देखिए बहुत ही गलत किया इन लोगों ने। 2 बेटे और 1 पोते की तो गोली मारकर इनके सामने हत्या की गई, और इन्होंने अपने अंतिम समय में यहाँ रंगून की जेल में ही लिखा था, ए जफर तू कितना बदनसीब है, 2 गज जमीन न मिली कोई यार के लिए। ठीक है, इसके बाद में लखनऊ व कानपुर की घटना देखते हैं क्रांति की। ये थी दिल्ली की। अब लखनऊ और कानपुर में क्रांति। लखनऊ देखते हैं पहले। 4 जून 1857 को हजरत महल के नेतृत्व में यहाँ क्रांति होती है। हजरत महल और अहमदुल्ला, इन दोनों के नेतृत्व में लखनऊ में क्रांति होती है। हजरत महल जो है महक परी के नाम से जानी जाती है। महक परी ये अंत समय में नेपाल चली गई थी, वहीं पर गुमनामी की मौत हो गई थी इनकी। तो ये हजरत महल और अहमदुल्ला के नेतृत्व में 4 जून 1857 को लखनऊ में विद्रोह होता है। यहाँ पर जो है हेनरी लॉरेंस था। हर राज्य में, हर रियासत में एक अंग्रेज अफसर था, तो यहाँ हेनरी लॉरेंस था लखनऊ में। इसने 2000 सैनिकों के साथ रेजिडेंस में शरण ले ली थी। क्रांतिकारियों ने इसको मार दिया। यहाँ पर विद्रोह दबाया लखनऊ में सेनापति कैंपबेल ने। सेनापति कैंपबेल ने मार्च 1858 में लखनऊ पर अंग्रेजी अधिकार हो गया। ये नेपाल चली गई, वहीं मर गई ये हजरत महल। यहाँ मैंने एक प्रश्न दिया है आपको कि महक परी तो हजरत महल को कहते हैं, लेकिन महल परी किसे कहते हैं? आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इसके बाद में कानपुर, लखनऊ देख लिया। अब कानपुर में 5 जून 1857 को क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया। 5 जून 1857 को यहाँ पर जो नाना साहब पेशवा है उसको नेता घोषित कर दिया कानपुर का, और नाना साहब पेशवा का सहायक था तात्या टोपे। नाना साहब का वास्तविक नाम दूदू पंत था, और तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगर 1857 की क्रांति में मध्य भारत में विद्रोह का नेतृत्व किया था वो था तात्या टोपे। कानपुर के पास बिठूर में बीबीघर के अंग्रेजों को मार दिया। नील व कैंपबेल ने यहाँ पर विद्रोह दबाया। 6 सितंबर को वापस अधिकार कर लिया कानपुर पर। तात्या टोपे बच निकले, लक्ष्मीबाई से जा मिले, नाना साहब नेपाल चले गए। अंग्रेजों ने कानपुर के मेलों में आग लगा दी, कानपुर बिठूर, और अंग्रेजों को यहाँ से अथाह सोना चांदी मिला था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को जो है सोना और चांदी के भंडार मिले थे। वो कौन से महल थे? वो कानपुर बिठूर के महल थे, नाना साहब पेशवा के महल थे। ठीक है, अब है झांसी और ग्वालियर। झांसी और ग्वालियर में 5 से 7 जून 1857 में रानी के नेतृत्व, महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह हुआ झांसी में। ठीक है, तो कई जगह तो 5 जून और कई जगह 7 जून मिलती है, तो हम ऑप्शन में दोनों चीजें नहीं मिलेगी। हम जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक लगा लेंगे, 5 जून या 7 जून। गंगाधर राव की विधवा थी ये। विद्रोह यहाँ पर सर ह्यूरोज ने दबाया। क्रांति का एकमात्र मर्द महारानी लक्ष्मीबाई को बताया ह्यूरोज ने। झांसी पर अंग्रेजी अधिकार हुआ 3 अप्रैल 1858 को। देखिए, जून 1857 को विद्रोह हुआ, 3 अप्रैल 1858 को ह्यूरोज ने वापस यहाँ पर अधिकार कर लिया। लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे यहाँ से ग्वालियर चले गए झांसी से, और वहां पर विद्रोह किया, और यहाँ पर जनता ने भी इनका साथ दिया। तो 1857 की क्रांति में ऐसी कौन सी रियासत थी, कौन सा राज्य था जहां पर जनता ने भी विद्रोह में साथ दिया था? प्रॉब्लम यही थी कि जनता विद्रोह से अटैची नहीं थी,
1857 की क्रांति, नहीं तो उसी वक्त हम सक्सेस हो जाते फ्रीडम के लिए, लेकिन जनता ने सपोर्ट किया। तो ये थी ग्वालियर की जनता, ठीक है, ग्वालियर की जनता ने। फिर है यहाँ ग्वालियर का जो शासक था सिंधिया था, ये अंग्रेज भक्त था, लेकिन उस वक्त आगरा गया हुआ था, उसने वापस ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। 17 जून 1858 को लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई। 20 जून 1858 को ग्वालियर पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। ये देखिए, सॉरी, फिर है 17 जून 1858 को लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई और अंग्रेज ग्वालियर पर कवरेज देते हैं 20 जून 1858 को। 18 अप्रैल 1859 59 तात्या टोपे की फांसी होती है और तात्या टोपे को फांसी दी जाती है शिवपुरी में। ये सिंधिया था, इसका सामंती पकड़वा देता है तात्या टोपे को। तो तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा 18 अप्रैल 1859 में। और इनकी तात्या टोपे की फांसी के साथ ही ये 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से दबा दी जाती है। चालू कब हुई थी? 10 मई 1857 को पूर्ण रूप से दबा दी गई, खत्म कर दी गई 18 अप्रैल 1859 को। फिर है बिहार। बिहार में जो जगदीशपुर और आरा पड़ता है, वहां का कुंवर सिंह था, ठीक है, जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था बिहार से। अब बिहार देखिए, उड़ीसा और बिहार बंगाल के हिस्से माने जाते थे उस वक्त। तो यहाँ पर ये जो कुंवर सिंह था वो 70 से 72 वर्ष का क्रांतिकारी था, तो बड़े बहादुर थे कुंवर सिंह। तो 70 से 72 वर्ष के थे, इसलिए इनको वृद्ध युवा क्रांतिकारी कहा था। जबकि सबसे वृद्ध माने जाते थे, सबसे वृद्ध थे बहादुर शाह जफर सेकंड। पता चलता है कि कुंवर सिंह ने जो है जब विद्रोह किया था तब मीक ने, अंग्रेज ऑफिसर था मीक, इसने जो है गोली मार दी थी कुंवर सिंह के हाथ में। तो कुंवर सिंह ने जो है हाथ काट दिया था। तब से ही इनको बिहार का शेर भी कहते हैं। तो बिहार का शेर वृद्ध युवा क्रांतिकारी कुंवर सिंह था। कहाँ से विद्रोह किया? जगदीशपुर और आरा से, ठीक है। कहाँ पढ़ते हैं? बिहार में पढ़ते हैं। बिहार पहले बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। कुंवर सिंह के बाद में उनके पुत्र अमर सिंह ने यहाँ पर नेतृत्व संभाला और क्रांति को जारी रखा। बिहार का विद्रोह किसने दबाया? विलियम टेलर ने दबाया और विसेंट इयरे, कई बार आयर भी लिखा हुआ आता है, तो विलियम टेलर और आयर, इन्होंने यहाँ पर बिहार का विद्रोह दबा दिया। तो देखिए यहाँ नेतृत्व की मैंने एक सीट बनाई है, हालांकि हमने जगह पूरा क्लियर कर लिया इसको, लेकिन एक मैंने यहाँ शॉर्टकट के रूप में बनाई है ताकि हमें याद रहे। तो दिल्ली से नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर प्लस जनरल बख्त खां ने। ये बरेली में अंग्रेजी सेना का सूबेदार भी रहा था जनरल बख्त खां, और इसका सलाहकार था बहादुर शाह जफर का। तो पूरी क्रांति का नेता तो बना बहादुर शाह जफर सेकंड, और उसका नेतृत्व किया क्रांति का जनरल बख्त खां ने। कानपुर से नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां जो है कानपुर से विद्रोह किया था इन्होंने। अजीमुल्ला खां कौन थे? नाना साहब के सलाहकार थे। लखनऊ से हजरत महल ने और अहमदुल्ला ने किया था। आरा और जगदीशपुर से कुंवर सिंह और उनके पुत्र अमर सिंह ने। झांसी व ग्वालियर से लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे ने। बरेली, रुहेलखंड यहाँ से खान बहादुर खान ने किया था, और बुंदेलखंड यहाँ मोहम्मद वालिदाद खां था। देखिए पूरी क्रांति में एरिया कौन कौन से हैं जो शांत रह रहे हैं? वो थे हैदराबाद, पंजाब और सिंधिया। हैदराबाद, पंजाब और सिंधिया। तो यहाँ सिंधिया जो है, सिंधिया में तो सर दिनकर राव ने शांति रखी थी। यहाँ पर ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से दो क्षेत्र थे जो शांति रहे थे? हैदराबाद और पंजाब। हैदराबाद में साला रंजन ने शांति रखी थी यहाँ पर। फिर है राजस्थान के क्षेत्र भी हैं, ये तो हमें पक्का याद होने चाहिए कि मथुरा में देवी सिंह ने विद्रोह किया था, नोह में भूपाल सिंह ने विद्रोह किया था, और रेवाड़ी में तुलाराम ने विद्रोह किया था। और अभी मैंने बताया 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे की फांसी और क्रांति समाप्त। ये तो थी अपनी क्रांति। अब है ये क्रांति असफल हो गई, उसके कारण देखिए आकस्मिक असंगठित जो था ये जो 1857 की क्रांति थी ये आकस्मिक थी और ये असंगठित थी, ठीक है, योजनाबद्ध नहीं थी, असंगठित ये थी। योजनाबद्ध नहीं होने के कारण ये पूरे भारत में नहीं फैली थी। सीमित साधन थे, कुशलता व अनुभव की कमी थी नेताओं में,
श्रेष्ठ नेतृत्व या श्रेष्ठ नेता की कमी थी, जनता नहीं जुड़ी, जनता एक ही क्षेत्र से जुड़ी थी। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कहाँ की जनता जुड़ी थी 1857 की क्रांति में। भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। ये भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है, अंग्रेज भक्त रहे, ये देशी राजाओं का साथ छोड़ दिया, ठीक है, एकता नहीं रखी। यहाँ पर तो कैनिंग कौन था, ये भी मुझे कमेंट करके बताएं, कैनिंग कौन था। तो कैनिंग ने ये तो कह दिया था कि इन राजाओं ने, जो देशी रियासतों के राजा थे, इन्होंने बांध का काम किया 1857 की क्रांति में, ठीक है, नहीं तो अंग्रेजी साम्राज्य बह जाता, ये बात कही कैनिंग ने। अब देखेंगे 1857 की क्रांति के परिणाम या प्रभाव क्या क्या हुए। हालांकि ये सफल नहीं हुई, लेकिन इनके प्रभाव जो थे वो जबरदस्त हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, भारत में जो शासन व्यवस्था थी वो सीधे ताज के अधीन आ गई। महारानी विक्टोरिया जो थी भारत की साम्राज्ञी बताई गई, ठीक है, इस महारानी विक्टोरिया जो है ताज के अधीन आ गया। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म। फिर है इंग्लैंड में ही भारत सचिव नामक एक पद बना लिया इन्होंने, भारत परिषद बना दी। 15 सदस्य थे भारत परिषद में, और ये 15 सदस्य वाली जो भारत परिषद और भारत सचिव है, ये क्राउन की ओर से भारत में आएंगे और प्रशासन का निरीक्षण करेंगे, वहाँ खबर करेंगे हमारी स्थितियों की। फिर है 1 नवंबर 1858 में विक्टोरिया ने घोषणा पत्र भेजा, क्राउन का व्यक्तिगत प्रतिनिधि वाइसराय होगा, ये बताया। पहले कौन था, गवर्नर जनरल था, अब गवर्नर जनरल को वाइसराय में बदल दिया। ये कैनिंग जो था, कैनिंग कौन था, ये गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति में अपने भारत का। तो ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग, और प्रथम वाइसराय बना दिया इनको। तो प्रथम वाइसराय भी कौन हुआ, कैनिंग। ये जो घोषणा पत्र था कौन सा, व्यक्तिगत प्रतिनिधि अब वाइसराय होगा, अब गवर्नर जनरल नहीं माना जाएगा। ये घोषणा पत्र खुद कैनिंग ने पढ़ा था, कहाँ पर, इलाहाबाद दरबार में पढ़ा था। जो विलय की नीति थी वो खत्म कर दी। विलय की नीति किसकी थी, विलय की नीति किसकी थी, किसने लागू की थी, ये कौन से कारणों में आती है, आप कमेंट करके बताएं जरा। दत्तक पुत्र की अनुमति दे दी, अब बच्चा गोद ले सकते हैं राजा व जमींदारों को पुरस्कार दिए, जो अंग्रेजी भक्त थे, अंग्रेजों का जिन जिन राजाओं ने साथ दिया उनको जो है उपाधियां दी, पुरस्कार दिए। 1861 में इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पास किया, और इसमें पहली बार सिविल सेवा परीक्षा जो लंदन में होती थी उसमें भारतीयों को भी मौका दिया जाने लगा। भारतीयों को मौका नहीं मिलता था पहले इतनी हाई पोस्ट के लिए जो है कंपटीशन लड़ने का, और अब चालू कर दी 1857 की क्रांति के बाद में कि भारतीय भी लंदन जाकर सिविल सेवा परीक्षा दे सकते हैं। कब, 1861 में। कौन सा एक्ट, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट। भारतीय शासकों के साथ इन्होंने ग्रुप बनाया, अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई, और सबसे बड़ी बात है क्रांति से भारत के लोगों में जागरूकता फैली। इसके अलावा 1861 में भारतीय काउंसिल एक्ट लेकर आए ये, इसमें प्रेसिडेंसियों में विधानमंडल बनाए। देखिए यहीं से ही हमारी स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। प्रेसिडेंसियों में इन्होंने विधानमंडल बना दिए, वाइसराय की कमेटी में सदस्य बढ़ाए, विधान परिषद में 3 भारतीयों को सदस्यता दे दी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1857 की क्रांति का बेस्ट परिणाम है ये कि 3 भारतीय अब किसमें सदस्य होंगे, विधान परिषद में। पहले अंग्रेजी होते थे। ये कब बात की गई, 1861 के भारतीय काउंसिल एक्ट में। भारतीयों को सरकारी सेवा में नियुक्ति दे दी गई बिना किसी भेदभाव के। सामाजिक सुधार को आगे जारी न रखने का निर्णय लिया। देखिए सामाजिक सुधार, वैसे तो गलत चीजें रिमूव हो रही थी हमारे एरिया से, हमारे भारत से, लेकिन जो जनता को लग रहा था कि ये हमारी परंपराओं को भंग कर रहे हैं, तो अब 1857 की क्रांति का रिजल्ट ये भी आया कि हम सामाजिक सुधार करेंगे ही नहीं। तो ये हमारे लिए एक तरीके से प्रतिक्रियावादी कदम था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति के प्रभाव में प्रतिक्रियावादी कदम कौन सा था। प्रतिक्रियावादी कदम मतलब एक भारतीयों को पीछे ले जाने वाला कदम कौन सा था उसके प्रभाव में, ठीक है। ऐसा कौन सा रिजल्ट आया जिससे हमें ही नुकसान हुआ, वो है प्रतिक्रियावादी, मतलब हमें ही नुकसान हुआ। वो थे सामाजिक सुधार को आगे जारी न रखने का अंग्रेजों का निर्णय। प्लस पॉइंट सबसे बड़ा रहा, स्वराज्य की भावना आ गई हमारे भारतीयों में। 1857 की क्रांति पर देखिए बुक्स लिखी गई, 2 ही लिखी गई। एक तो लिखी सैयद अहमद खान ने, कौन सी, एन एसे ऑन द कॉजेज ऑफ द इंडियन रेवोल्ट।
एक विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और 1857 की क्रांति को आज़ादी का पहला युद्ध कहा था विनायक दामोदर सावरकर ने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। ठीक है, आपको एक या दो बार आप इसको थोड़ा स्किप कर करके देखिए, समझिए, खुद नोट्स बनाइए। श्योर कि भारत में जो ये आपके 1857 की क्रांति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा और इसके आगे है, देखिए आप, ये मैप के द्वारा थोड़ा, वैसे तो क्लियर हो चुका है लेकिन इसमें थोड़ा देख लीजिए आप कि दिल्ली राजधानी थी, कानपुर से नाना साहब थे, झांसी से लक्ष्मीबाई थी, अवध से वाजिद अली को कुप्रशासन का आरोप लगाकर हटा दिया था। कब? 56 में हजरत महल को लगा दिया था यहाँ। और सतारा पड़ता है महाराष्ट्र में, तो सतारा को ही सबसे पहले इन्होंने जो है ये गोद निषेध में सबसे पहले सतारा को ले लिया था। और सतारा से रंगाजी बापू जो है इन्होंने विद्रोह किया था यहाँ से। तो ये थोड़ा शॉर्टकट बनाया है आपकी सुविधा के लिए। इसके अलावा मैंने थोड़े क्वेश्चन भी बनाए हैं इस बार, देखिएगा आप और कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर दीजिएगा। 1857 की क्रांति में दिल्ली से क्रांति का वास्तविक नेतृत्व किसने किया? देखिए, नेतृत्व किसने किया और वास्तविक नेतृत्व किसने किया, आप आंसर दीजिएगा। 1857 की क्रांति की योजना कहाँ बनी? अधीनस्थ पार्थकी की नीति किसने लागू की? थैंक यू मित्रों।